कल के सेशन में क्या पढ़ रहे थे अपन लोग? जल्दी बोलो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो कल हम 3 नदियों के बारे में बता रहे थे, ठीक है, तो 3 नदियों के बारे में जल्दी से बताओ, कौन कौन सी नदी थी वहां पे? वहां पे 3 नदियां जो थी वो कौन कौन सी नदियां थी, जल्दी बताओ। मर्रे मर्रे डार्लिंग नदी, विक्टोरिया और स्वान नदी, यही थी ना? आज फिर एक मोटिवेशन लाइन है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि भाई इस बार जॉब लेकर रहना है, समझ गए? तो पीछे कदम नहीं रखना है चश्मा वाले भाई साहब, ठीक है? तो आज के सेशन में पढ़ेंगे वायुमंडल, नोट करें, और वायुमंडल का फतेह करेंगे आज। वायुमंडल नोट करें। लिखें, पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर के, पृथ्वी के चारों ओर के पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को, गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें, समझ गए ना, पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, उनके आवरण को तो वायुमंडल कहते हैं। नोट करें। सर्वप्रथम सर्वप्रथम इसकी जानकारी, सर्वप्रथम, अच्छा पॉइंट है इंपोर्टेंट, सर्वप्रथम इसकी जानकारी, अगर पेपर में आ जाए कि वायुमंडल की जानकारी देने वाले एकमात्र विद्वान कौन थे, तो सर्वप्रथम इसकी जानकारी, नोट करें, एनेक्जीमेंडर। पढ़ा है किसने किसने पढ़ा जी? सर्वप्रथम इसकी जानकारी एनेक्जीमेंडर, एनेक्सीमेंडर भी लिखा होगा कुछ पुस्तकों में, और एनेक्जीमेंडर, इधर जी लिख देना और मेंडर, ठीक है, ने की थी। अगर पूछा जाए कि एनेक्जीमेंडर किस देश के विद्वान थे, तो नोट कर लें, यूनान के विद्वान थे। यूनान के विद्वान थे, नोट कर लें, ऐसे नोट करें, ठीक? पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसने दी थी? तो एनेक्जीमेंडर या एनेक्सीमेंडर ने, जो यूनान के विद्वान थे, समझ गए, यूनान देश से रिलेटेड। हटा दें इसको, ठीक? अगले पॉइंट में देखें, नोट करें अगले पॉइंट में। लिखें, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित, जो हेडिंग टाइप में है, वायुमंडल में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण गैसें, वायुमंडल में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण गैसें, वायुमंडल में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण गैसें, वायुमंडल में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण गैसें। अब ये बताओ, सर्वाधिक जो प्राप्त होती है वायुमंडल में, सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नोट करें, नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78%, सबको याद है। नंबर 2 में ऑक्सीजन, नोट करें, कितने परसेंट? 21%। उसके बाद बताओ, हाँ, नोट करें, ऑक्सीजन के बाद कौन सी है? ऑर्गन, नोट करें, तो नंबर 3 में है ऑर्गन। कितने परसेंट है ये? जल्दी बताओ, बहुत सी हैं ऑर्गन, ऑर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ऑर्गन लिखें 0.93, ऐसे लिख लें। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, 5 तक अपन को याद करना है। कार्बन डाइऑक्साइड बताओ, 0.03%। चंदन आ गए, ठीक।
अपनी उपस्थिति का परचम लहरा रहे हो। नियॉन बताएं, नियॉन, नियॉन कितने प्रतिशत? 0.002%, ऐसे लिखिए। ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण गैसों में सर्वाधिक, पेपर में आ गया कि वायुमंडल में सर्वाधिक, ठीक है, पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ये सबको याद होना चाहिए 3 नंबर तक। ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड कभी कभार आ जाती पेपर में 0.03% और नियॉन 0.0 और 0.02%। ठीक है, जिनके पीछे ना आ जाए, एक दिन हम बता रहे थे, ठीक है, ऐसी गैसें जिनके पीछे ना आ जाए वो कैसी गैसें? केमिस्ट्री से रिलेटेड, उनको कहते हैं अक्रिय गैसें। और कौन से वर्ग की थी वो? जल्दी बताएं। समूह 17 में रिलेटेड बताई थी एक दिन की क्लास में। समूह 17 में निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं इनको, अक्रिय गैसें भी कहते हैं। नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, रेडॉन। ठीक, बताई थी कि नहीं बताई थी? ध्यान करें। ठीक, अगले नेक्स्ट सेशन में देखें। अब लिखें नाइट्रोजन, लिख लो हेडिंग, और नाइट्रोजन के बारे में देखें। नाइट्रोजन, ठीक है, सूत्र होता है N2। और नाइट्रोजन के बारे में लिखें, लिखें यह वायुमंडल में, यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह वायुमंडल में, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, और ये पता हो चुका है कितने परसेंट पाई जाने वाली गैस है? कितने परसेंट? 78% पाई जाती है। ठीक, अगले पॉइंट में नोट कर लें जल्दी से। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस वस्तुओं को तेजी से जलने, नाइट्रोजन गैस लिखें, नाइट्रोजन गैस वस्तुओं को तेजी से जलने से रोकती है। ठीक, नोट कर लें। पेपर में आएगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो वस्तुओं को तेजी से जलने नहीं देती है? कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। समझ गए? अगले पॉइंट पे नोट करें जल्दी से, ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखें। यह जैवमंडल में, यह जैवमंडल में सभी जीवधारियों एवं पादपों के लिए आवश्यक गैस है। यह जैवमंडल में, जैवमंडल में सभी जीवधारियों, सभी जीवधारियों एवं पादपों के लिए आवश्यक गैस है। बायोलॉजी तो पढ़ी है ना, तो पादप तो जानते होंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बारे में लिख लें, पहले नाइट्रोजन के देखें और साथ में बोलें। यह वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है जो 78% पाई जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन गैस वस्तुओं को तेजी से जलने, ठीक है, पेपर में आएगा तेजी से जलने नहीं देती है, या तेजी से जलने में कौन सी सहायक है? तेजी से जलने में कौन सी सहायक है, ऐसी भाषा अगर आ जाए तो ऑक्सीजन है। तेजी से जलने में कौन सी सहायक है? अपन ऐसे जैसे तिल्ली करें, अगर इधर ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो वो तिल्ली जलेगी नहीं। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझ पाए? तो फिर नहीं तो अभी आग लगा देंगे। समझ गए? उसके बाद है यह जैवमंडल में सभी जीवधारियों एवं पादपों के लिए आवश्यक गैस है। ठीक, अब लिखें अगले सेशन में ऑक्सीजन। देखें ऑक्सीजन के बारे में बताएं। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। ये भी लिखना है, O2। अब लिखें O2 के बारे में लिखें। वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद, वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में, और कोष्टक में लिख लेना 21%, ठीक है, पाई जाने वाली गैस है।
पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, इसे प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है। नोट करें, इसे प्राणवायु लिख लेना या फिर प्राणदायिनी। समझ गए ना? प्राणदायिनी मतलब, प्राणदायिनी मतलब, ठीक है, हाँ, प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है। अभी कोरोना में देख रहे थे तुम, कितने बड़े बड़े सिलेंडर जा रहे थे ऑक्सीजन के। ठीक है, गैस भी कहा जाता है। नोट कर लो भैया, गैस भी कहा जाता है। अगले पॉइंट में लिखें, अगर पेपर में पूछा जाए, ये नोट नहीं करना है कि किस गैस के बिना, ठीक है, मनुष्यों के जीवन की संकल्पना या परिकल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बिना। समझ गए? मानव जीवन बेकार है ऑक्सीजन के बिना, कहाँ सांस लेंगे बताओ। अब आगे देखें, नोट कर लें, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में, ऑक्सीजन गैस जे इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? क्वेश्चन बना के लिखना, कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? जल्दी बताएं, कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? तो लिखें 64 किलोमीटर ऊंचाई तक लिख लें। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखें, हटा दें इसको। ऑर्गन के बारे में नहीं लिखवा रहा, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसको निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस भी कहा जाता है, और यह समूह 17 में पाई जाती है। अगर ऐसा आ जाए बस जे बस याद कर लो। उसके बाद लिखें कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र बताएं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, लिख लें, सीधे एक पॉइंट लिख लें, यह वायुमंडल में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ऑक्सीजन से जस्ट आधा है कि नहीं है? समझ गए? पाई जाती है, नोट कर लें। और लिख लें, यह गैस जीवाश्मों के जलने, यह गैस जीवाश्मों के जलने, यह गैस जीवाश्मों के जलने व जीवधारियों के श्वसन से संबंध रखती हैं। ठीक है, नोट कर लो। अब हाँ बताओ, ब्रह्मांड में कितने चंद्रमा हैं बताओ भैया। हाँ, कितने बता रहे थे? हैं 600? कहाँ पढ़ के आए? क्वेश्चन के ऊपर है ना। चंद्रमा, अब पता नहीं, चंद्रमा उपग्रह को भी कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? जैसे कई बार पेपर में आता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और कई बार पेपर में आता है जैसे किसी गैस के, जैसे हम कहते हैं बृहस्पति का चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है, वो कहते हैं सबसे बड़ा चंद्रमा क्या है? बृहस्पति है, गैनीमीड, ऐसे। ठीक है, तो चंद्रमा उपग्रह से रिलेटेड होंगे। कुछ उपग्रह ऐसे हैं छोटे छोटे जिनकी खोज नहीं हुई, तो उनको मिला के वो लिखित में 600 दिखा रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ाएंगे तो वही जो ज्यादा इंपोर्टेंट है। समझ गए? ये चीज है। देखें, यह वायुमंडल में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह गैस जीवाश्मों के जलने व जीवधारियों के श्वसन से संबंधित है। ठीक है, और इसमें जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें, जो एक समझौता हुआ था बीच में, नोट करें, जे कोई ना कोई पेपर में जरूर छपेगा, नोट करें।
लिखें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा को, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित मतलब हाँ कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, नोट करें क्योटो प्रोटोकॉल, किसने किसने पढ़ा जी? क्योटो प्रोटोकॉल 1997, नोट करें क्योटो प्रोटोकॉल 1997 तथा पेरिस जलवायु सम्मेलन, ये दोनों लिख लें, तथा बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा पेरिस जलवायु सम्मेलन। पूछा जाएगा कब हुआ था, तो पेरिस जलवायु सम्मेलन ये अभी का है, ये हुआ था 2015 में, 15 में हुआ था, नोट कर ले। जैसे ओजोन परत के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वैसा ही वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 तथा पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में हुआ था। जी वही पेरिस है जो फ्रांस की कल राजधानी थी, ठीक है, और किस नदी के किनारे है, तो सीन बदल दिया था, सीन नदी के किनारे, समझ गए ना। ये इंपोर्टेंट पॉइंट थे, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से संबंधित समझौता कौन सा है, तो अगर या तो सम्मेलन से आए या समझौता, तो जी लगा के ना पेरिस जलवायु सम्मेलन या समझौता, सम्मेलन या समझौता दोनों लिख लो। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल समझौता जो 1997 में हुआ था, इनकी डेट पूछी जाएगी या फिर कहाँ हुआ था, समझ गए। आगे देखें, अगले पॉइंट में नोट करें। अब लिखें ओजोन के बारे में, ओजोन लिखें, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है अपने आप में, ओजोन, और जिसका सूत्र होता है O3, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3, नोट करें। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है, नोट करें। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है, 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है, मिलकर बनती है, ठीक है। और लिखें आगे, अगले पॉइंट में लिखें, यह हल्की किस रंग की होती है? यह हल्की, नोट करें, यह हल्की नीले रंग की अस्थाई गैस है, यह हल्के नीले रंग की, यह हल्के नीले रंग की, नीले रंग की अस्थाई गैस है। अस्थाई मतलब, जल्दी बोलें, हाँ अस्थाई गैस है, नोट कर लें। फिर लिखें अगले पॉइंट में लिखें, ओजोन मुख्यतः समताप मंडल व क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस मुख्यतः या विशेषता लिख लेना, ठीक है, समताप मंडल, समताप मंडल व क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अभी इनके बारे में बताएंगे, क्षोभ मंडल में पाई जाती है, ठीक है। पेपर में आएगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस समताप और क्षोभ दोनों में पाई जाती है, ठीक है। तो ओजोन गैस, ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी है, ये याद रखना, पेपर में आएगा, कई बार ओजोन का सूत्र भी पूछा गया है। ओजोन गैस किन से रक्षा करती है, जल्दी बताओ, नोट कर लें। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, नोट कर लो, 1 पॉइंट है। लिखें आगे, ओजोन छिद्र की खोज, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेरी मोस्ट, नोट करें। ओजोन छिद्र की खोज, वेरी मोस्ट डाल लेना,
ओजोन छिद्र की खोज जल्दी बताओ चंदन। ओजोन छिद्र की खोज किसने की, तो नोट करें। ओजोन छिद्र की खोज जोसेफ फॉरमैन, जोसेफ फॉरमैन, दो लोग हैं, जोसेफ फॉरमैन व बी गार्डनर। जोसेफ फॉरमैन व बी गार्डनर ने की थी। ठीक है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई, ये बहुत पूछा जाता है, एनटीपीसी वाले कैंडिडेट ध्यान दें। हटा दें इसको। ठीक है, देखा पहले, इसको ध्यान दें थोड़ी। ओजोन गैस ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बनती है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जब एनटीपीसी में बैठोगे 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। या फिर आएगा कि ओजोन का सूत्र बताइए, तो O3। ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद यह हल्के किस रंग की होती है? तो नीले रंग की होती है। फिर ओजोन मुख्यतः किस मंडल में? तो समताप मंडल और कुछ मात्रा में क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, उसके बाद ओजोन छिद्र की खोज। ठीक है, अगर देखो ये सब क्वेश्चन पिट चुके हैं एग्जाम में, अब क्वेश्चन आने की संभावना, ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? या तो से इनमें से एक नाम आएगा, या फिर दोनों नाम। ठीक है, तो जोसेफ फॉरमैन, उसके बाद गार्डनर। ठीक है, मैन माने आदमी, नर माने आदमी। देखो इधर, मैन माने आदमी, नर माने आदमी, जोसेफ फॉरमैन और बी गार्डनर ने की थी। समझ गए। उसके बाद देखें, अब याद करने का तरीका बता रहे हैं। उसके बाद क्या बोला था हमने? ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई नोट करें, मापने की इकाई, मोटाई मापने की इकाई बताएं, क्या है? डॉबसन, डॉबसन होती है इकाई, नोट कर लो, डॉबसन। पेपर में आता है जो क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है बहुत। अब उसके बाद फिर और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस। आता है क्वेश्चन कि नहीं? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, बहुत बढ़िया। विश्व ओजोन दिवस नोट करें, 16 सितंबर को मनाया जाता है। नोट कर लें, 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना सब लोग। और जैसे अभी क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, वैसे ओजोन परत के लिए नोट कर लें, नोट करें, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है, नोट करें, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए, ओजोन धीरे धीरे नष्ट हो रही है, तो ओजोन को नष्ट होने से रोकने, क्षरण मतलब नष्ट, क्षरण, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए, रोकने के लिए मॉन्ट्रियल, नोट करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और कब हुआ था ये? 1987, बहुत बढ़िया, नोट कर लें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 लिख लें, 1987। तथा एक समझौता और हुआ था, कोई बताएगा? एक और हुआ था, ये भी नोट कर लो, ये नहीं तुम्हें पता होगा। तथा किगाली समझौता, तथा किगाली समझौता, किगाली समझौता 2016 में हुआ था। 2015 में क्योटो प्रोटोकॉल के साथ में, ठीक है, पेरिस जलवायु, कौन सा है? पेरिस जलवायु सम्मेलन। और ओजोन क्षरण को रोकने के लिए, ये तो पिट चुका है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन क्षरण को रोकने के लिए, ऐसे आता है क्वेश्चन। 1987 में जो हुआ था, उसके बाद किगाली समझौता 2016 में हुआ था। ये इंपोर्टेंट है। हाँ, चलो आगे देखें, नोट करें अगला। अब हेडिंग लिखें, वायुमंडल की संरचना। हाँ, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना।
ठीक है, चित्र बना लो इसमें वायुमंडल की संरचना में, ऐसे बना है इसमें। हाँ, नोट कर लें, अभी हम लिखवा रहे। पहले इसमें लिखे इधर क्षोभ मंडल, फिर लिखे समताप मंडल, फिर हम ट्रिक बता रहे याद करने की। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर लिखे मध्य मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, वायन मंडल के बाद, ठीक है, बाह्य मंडल, जिसको बहिर्मंडल भी कहते हैं, बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल, ऐसे लिख रहे हैं बहिर्मंडल। नोट कर लें जल्दी से, ठीक है। अब इधर देखो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। इंग्लिश में बहुत आता है भैया, इंग्लिश में लिखे हैं ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। समताप मंडल को क्या कहते हैं, जल्दी लिखें, समताप मंडल को लिखें स्ट्रेटोस्फियर। रुक जाना, बाद में लिख लेना। और मध्य मंडल को बताएं, मेसोस्फियर, मीसोस्फियर, इंग्लिश में नाम आते हैं इनके। और आयन मंडल को आयनोस्फियर, नोट करें, आयनोस्फियर। और इसका बताओ, एक्सोस्फियर। बहुत बढ़िया, राइटिंग तो समझ में आ रही ना, एक्सोस्फियर। अब इसकी ऊंचाई जो होती है वो भी नोट करें, इसकी ऊंचाई जो होती है अलग अलग, उसको भी नोट कर लें। जे कितनी होती है, इधर से 18 किलोमीटर, और जे 50 किलोमीटर, नोट कर लो। उसके बाद बताओ, ये सब चार्ट बनाओ जल्दी से, नोट कर लें। 50 के बाद है 80 किलोमीटर, और 80 के बाद, नोट करें, अब जो जी 80 वाला है ना इधर से, तो लिख लेना 80 से 640 किलोमीटर, इसके मध्य में है जी, नोट कर लो। हाँ, सब लोग चित्र बना लो जल्दी से, ठीक है। याद करने की ट्रिक नोट कर ले, याद करने की जो ट्रिक है ना, इनको परतों को क्रम से लगाइए। एक बार पेपर की सेट पेपर में आया था कि वायुमंडल की संरचना की प्रमुख परतों को क्रम से लगाइए, ठीक है, क्रम से लगाइए वो कह रहे थे, ठीक है, क्रम से लगाइए। तो नोट कर लो, क्षोभ समेत मध्य में आए हैं, जी है, नोट कर लो। नीचे 50 दोनों के बीच के 50, कैसा, बोलो बोलो, 50 हाँ नीचे से है, नहीं नहीं नहीं, नीचे से, सबकी नीचे से आकी जाएगी। अगर पूछेगी कि पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम 18 किलोमीटर, ठीक है, इसकी अधिकतम 50 किलोमीटर, फिर इसकी ऐसे, समझ गए। और अगर इनका अलग अलग एरिया पूछेंगे कि समताप मंडल की कितनी होती है औसतन, ठीक है, क्षोभ मंडल से समताप मंडल की तो 32 किलोमीटर पड़ी होगी तुम्हें, ठीक है, ऐसे, फिर 18 माइनस कर दो, समझ गए। तो ये है, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समय से समताप मंडल, और मध्य में मध्य मंडल, उसके बाद आए हैं तो आयन मंडल, और बाहर चले गए है मतलब बाहर मंडल, समझ गए, जी है, नोट कर लो, हटा दें, इंग्लिश जरूर लिख लेना। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, और समताप को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर, उसके बाद आयनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, नोट कर।
अब इन्हीं के बारे में लिखना है कि इसमें क्या होता है। ठीक, ठीक है। तो पहले नंबर में नोट कर लें क्षोभ मंडल, हटा दें इसको। क्षोभ मंडल नोट करें, क्षोभ मंडल के बारे में लिखें। क्षोभ मंडल जिसको क्या कहते थे इंग्लिश में, देखना अभी लिखो, अभी बता नहीं पाएंगे, जल्दी बताओ। क्षोभ मंडल को क्या कहते थे इंग्लिश में? हैं? ट्रोपोस्फियर। इंग्लिश अच्छे से याद करना, ट्रोपोस्फियर। इंग्लिश तो वैसे ही तुम लोग रोज पढ़ते हो। ट्रोपोस्फियर। अब नोट करें, इसमें लिखें, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। थोड़ी स्पीड में नोट करेंगे। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। रेलवे स्पीडी की किताब उठाना, उसमें होगा जो क्वेश्चन। मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। पेपर में आता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में होती है। और अगर आ जाए वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। 2 क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद देखें अगले पॉइंट में, नोट करें, इस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है। नोट करें, इस परत को या इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। संवहन मंडल भी कहा जाता है। नोट करें आगे, क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ऐसे लिखने ना, क्षोभ मंडल की ऊंचाई अलग अलग है भैया। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा कहें या फिर कौन सी रेखा कहें? विषुवत रेखा। नोट कर लेना, या फिर जो लोग नए कैंडिडेट हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 18 किलोमीटर, तथा ध्रुवों पर, नोट करें स्पीड में थोड़ा, तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है, ऐसे लिख लेना। अगर पूछा जाए कि क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई कितनी है, तो 13 किलोमीटर। नोट कर लें, इसकी औसतन ऊंचाई, वहीं पे पॉइंट बना के लिख लें, इसकी औसत ऊंचाई या औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत, ठीक है, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है, क्षोभ मंडल। इस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। पूछा जाएगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर भैया कितनी? 18 किलोमीटर होती है। ऑप्शन आएंगे 18, 20, 19, 8। ठीक है, और विषुवत रेखा भी कहते हैं भूमध्य रेखा को। और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है, और इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। नोट करें, इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर इस मंडल में, नोट करें, इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से, हाँ, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं ना, वही स्टाइल में लिखना है, घट जाता है। नोट करें, क्षोभ मंडल समताप मंडल से, अगले पॉइंट में, क्षोभ मंडल समताप मंडल से पूछा जाएगा
क्षोभ मंडल फिर कॉमा समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। नोट कर लो, क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। ठीक है, और क्षोभ सीमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो नोट करें, ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज। कई बार ट्रोपोपॉज द्वारा अलग होता है या क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली, लास्ट पॉइंट, क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली, नोट कर लें, हम लिखवा दे रहे, क्षोभ सीमा के निकट, क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली तीव्रगामी पवनें, तीव्रगामी पवनों को ऐसे लिखने, तीव्रगामी पवनों को, और पेपर में आएगा क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोट करें, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान में क्या होता है, तो पेपर में आएगा तापमान में क्या परिवर्तन होता है, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर दोनों, जिनको अच्छे नहीं लग रहे दोनों अच्छे लग रहे तो दोनों, एग्जामिनर ऐसे तो बनाते इनमें से कोई नहीं, या फिर एक आएगा हमें नहीं है पता। ठीक है, एक जो तुम्हारे वाले ऑप्शन है। ठीक है, तो तुम लगा के आयो हमें नहीं है पता, अच्छे से ऑप्शन बनाया जाए आयोग द्वारा कहना। उसके बाद देखें भैया, फिर है क्षोभ मंडल समताप मंडल द्वारा किस सीमा द्वारा अलग होता है, तो क्षोभ सीमा द्वारा, और उधर पे लिखा होगा ट्रोपोपॉज द्वारा। ठीक, अगर ठीक ठाक अच्छे एग्जाम में बैठ रहे तो ट्रोपोपॉज द्वारा अलग होता है। ठीक है, और क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली तीव्रगामी पवनों को क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, जो क्षोभ मंडल, समझ गए, क्षोभ मंडल में है। आगे देखें समताप मंडल के बारे में, नंबर 2 में लिखें, समताप मंडल के बारे में पढ़ें। समताप मंडल, समताप मंडल, और समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। नोट कर रहे हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। लेकिन इसके बारे में क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को, क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को अपनी भाषा में लिखें तब ज्यादा याद होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को, ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल कहते हैं, नोट कर लो सब लोग, समताप मंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, इस परत की खोज, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट करें, इस परत की खोज, इंपोर्टेंट डाल लेना इसमें, इस परत की खोज टीजरेंस, टीजरेंस डी वर्ट ने की थी। कहां से आ गए ऐसे नाम, है ना, ऐसे ऐसे आज तक नहीं आए कि इसकी खोज बबलू ने की थी, आए कभी, इसकी खोज कलुआ ने की थी, आए कभी, ये कुछ नहीं कर पाए कलुआ बबलू, समझ गए, ऐसे आते हैं, टीजरेंस डी वर्ट ने की थी, समझ गए। अब आगे देखें, नोट कर लो जल्दी से, धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई लगभग, धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई लगभग, बताएं हरिकिशन, ऊंचाई लगभग अभी हम बता चुके ना, 50 किलोमीटर होती है। ऐसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन तुमसे,
और इसकी औसतन ऊंचाई, जिसकी उसमें देखो क्षोभ मंडल की औसतन 13, इसकी औसतन 32 किलोमीटर होती है। नोट कर लें, इसकी औसतन ऊंचाई 32 किलोमीटर होती है, एक भी पॉइंट नहीं छूटना पाए। इसकी औसतन ऊंचाई 32 किलोमीटर होती है, वो हम बता चुके थे, 32 किलोमीटर होती है। इतने से कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्षोभ मंडल में रहोगे। समझ गए? औसतन ऊंचाई का मतलब क्या होता है? ठीक है, यानी कि इससे नीचे आओगे तो किस मंडल में हो? फिर क्षोभ मंडल में हो। ठीक है, औसतन ऊंचाई जे है। यहां तक पहुंचे तब अपन समताप मंडल में। समताप मंडल में मौसमी गतिविधियां, नोट करें, समताप मंडल में मौसमी गतिविधियां। समताप मंडल में मौसमी गतिविधियां। अब मौसमी गतिविधियां में लिखें आंधी तूफान, आंधी, उसके बाद तूफान, कौमा चक्रवात का अभाव पाया जाता है। अभाव शब्द बताए, अभाव का अर्थ, अभाव पाया जाता है। अभाव मतलब, हाँ हाँ, अभाव मतलब अभाव पाया जाता है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होती हैं। समझ गए ना? अभी हम लिखवा चुके कि मौसमी संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो इसमें पॉइंट बनेगा कि किस मंडल में मौसमी संबंधी गतिविधियां नहीं होती हैं? समताप मंडल में। ठीक है, आंधी तूफान चक्रवात का अभाव किस मंडल में पाया जाता है? अब उधर आ जाएगा अभाव, और तुम्हारे भाव बिगड़ गए तुरंत। जब अभाव आ गया तो भाव बिगड़ गए। समझ गए? और भाव बिगड़े तो तुरंत एग्जाम में फेल। ठीक भाई, तो भाव नहीं बिगड़ने देना है। आंधी तूफान चक्रवात का अभाव पाया जाता है किस मंडल में? समताप मंडल में। समझ गए? आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट में नोट कर लें, इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट पॉइंट, इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ओजोन मंडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हाँ, इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि, ऐसे लिखना, कहा जाता है क्योंकि, क्योंकि इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, नोट कर लें। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को, समताप, लास्ट पॉइंट है इसका, समताप मंडल के ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? एसएससी जीडी वाले, समताप मंडल के ऊपरी सीमा को समताप सीमा, जैसे उसको क्षोभ सीमा, इसको कैसी सीमा? समताप सीमा। ठीक है, अगर इंग्लिश में चले तो एनटीपीसी वाले देखें, स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। जी एनटीपीसी, जब अच्छी लेवल के एग्जाम में बैठोगे तब ऐसे शब्द आएंगे, स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। अब लिखें मध्यमंडल के बारे में, जल्दी से मध्यमंडल लिखें, हटा दें इसको। मध्यमंडल नोट करें, मध्यमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर। नोट करें, मेसोस्फीयर कहते हैं। नोट करें इसके बारे में। मध्यमंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है। इसकी ऊंचाई लिख लें, इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है। और नोट करें इसके बारे में, नोट करें अगला पॉइंट, इस मंडल में, इस मंडल में तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। इस मंडल में तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। गिरावट आ जाती है।
आगे अगला पॉइंट देखें, अचानक गिरावट आ जाती है, नोट करें। मध्यमंडल और आयन मंडल के बीच की सीमा को नोट करें। मध्यमंडल और आयन मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल और आयन मंडल के बीच की सीमा को मेसोपोज कहा जाता है। मेसोपोज कहा जाता है। मेसोपोज कहा जाता है, नोट कर लें। ठीक है। अब तुम लोग कह रहे होंगे कि मध्य सीमा को मेसोपोज कहा जाता है, अभी तक तो सर हिंदी में बता रहे थे ना, तो इसको मध्य सीमा कहा जाता है दोस्त, नोट कर लें। मध्य सीमा कहा जाता है, मध्य सीमा कहा जाता है। ठीक, इसमें यही पॉइंट थे। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 50 से 80 किलोमीटर होती है। इस मंडल में तापमान में अचानक गिरावट होती है। पेपर में आएगा कि निम्नलिखित में से किस मंडल में तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो मध्य मंडल में। उसके बाद मध्यमंडल और आयन मंडल को अलग करने वाली सीमा को, ठीक है, या बीच में पाई जाने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? ठीक है, मेसोपोज कहा जाता है। एनटीपीसी वाले विद्वान ध्यान करें। उसके बाद या हिंदी में आएगा तो देखो इधर, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल, उनकी सोच यहां तक रहेगी, मध्य सीमा कहा जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम में बैठेंगे वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद लिखे आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल को क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर। आयन मंडल नोट करें और लिखें इसके बारे में। आयन मंडल का विस्तार 80 से 640। कुछ डाउट है क्या हरिकिशन? हाँ, 80 से 640 किलोमीटर होता है। और अगर अधिक होगा ना तो उस पुस्तक में फिर लगभग लिखा होगा, समझ गए? उनको भी क्लियर नहीं है, जहां लगभग लिखा रहता है वहां विद्वानों को क्लियर नहीं होता है, समझ गए ना? उनने भी फिर वो अपने मन से बना के लिखा है। ये किताबों के बीच कहानी होती है। फिर आगे देखें, संचार उपग्रह। देखें, संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। संचार उपग्रह तो जानते हो कि नहीं जानते हो? संचार उपग्रह, संचार उपग्रह की बात करें तो क्या क्या आएंगे उसमें? ठीक है, वायुयान, वायुयान जो उड़ान भरते हैं, वायुयान का उड़ान भरना। ठीक है, क्या है इसमें, क्या होता है? संचार उपग्रह कौन सी? सैटेलाइट, हाँ, नोट करें। सैटेलाइट संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं। और लिख लें, इस मंडल में ऊंचाई के साथ क्या होता है? इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है। ठीक, अगले पॉइंट में नोट कर लो। आयन मंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। जो परतें हैं उनके नाम बस लिख लीजिए, ठीक है, या फिर सीधे लिख लें, आयन मंडल को 4 परतों में बांटा गया है। अगर पूछा जाए आयन मंडल को कितनी परतों में बांटा गया है, तो आयन मंडल को, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएं, आयन मंडल को 4 परतों में बांटा गया है।
बस उनके नाम लिखना है, बांटा गया है। लिखें डी परत, DEFG लिख लोगे कि नहीं? डी परत ABCD तो बनती है ना, फिर ई परत, फिर है F, उसके बाद G, ये है DEFG। ABCD में DEFG। ई परत को लिख लें, इसका नाम अगर आ जाए ई परत को केनेली, नोट करें, ई परत को केनेली, केनेली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। केनेली हेविसाइड परत भी कहा जाता है, नोट कर लें, कहा जाता है, ये इंपोर्टेंट है। और जो एप परत है इसको कहते हैं एपलेटन परत, एपलेटन परत, एपलेटन परत भी कहा जाता है। तो आयन मंडल का विस्तार 80 से कितना होता है? 80 से 640 किलोमीटर तक होता है। और संचार उपग्रह, ठीक है, सैटेलाइट, वायुमंडल वगैरह अवस्थित होते हैं। उसके बाद देखें इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है NTPC वाले, ठीक है। किस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ या ऊंचाई बढ़ने से तापमान में भी वृद्धि होती है? समझ गए? तो आयन मंडल में, ठीक। उसके बाद इंपोर्टेंट, आयन मंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? 4 परतों में। अब वो जो है DEFG, डी परत, फिर उसमें कहेगा आयन मंडल की ई परत को और किस नाम से जाना जाता है? केनेली हेविसाइड परत के नाम से। और एफ परत को एपलेटन परत। इनके कोई नाम नहीं है तो वो जिक्र नहीं है। अब उसके बाद लास्ट परत और इसके बाद सेशन खत्म। बहिर्मंडल नोट कर लें, बहिर्मंडल, हाँ बहिर्मंडल या फिर बाह्य गुटका, बाह्य गुटका है कि राजश्री है? बहिर्मंडल या बाह्य मंडल, ठीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? एग्जॉस्फियर। नोट कर लें। यह मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी मंडल, लिख लें, इस मंडल को लिख लें, इस मंडल को वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल माना जाता है। सबसे ऊपरी मंडल माना जाता है, नोट कर लें, माना जाता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल, बाह्य मंडल सबसे निचला मंडल, क्षोभ मंडल ऐसे, और बीच वाला तो तुम जानते हो, मध्य मंडल बीच में, ठीक है, यही पूछे जाएंगे। उसके बाद लिख लें, इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम, नोट करें, इस मंडल में, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम, व हीलियम गैसों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाती है। इस मंडल को वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल माना जाता है। इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है।